नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे परमाणु हथियारों की होड़ पर। इस समय दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच परमाणु बम रखने की होड़ मची है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट तो कम से कम ऐसा ही कुछ कह रही है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में करीब 12,512 हथियार हैं और पिछले एक साल में सबसे ज्यादा परमाणु बमों का जखीरा चीन ने बढ़ाया है। चीन ने जिस आक्रामक तरीके से दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाई है, अपने पड़ोसी देशों की जमीन को ताकत के बल पर हथियाने की उसने कोशिश की है, उससे चिंता और बढ़ गई है। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है, जो दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। थिंक टैंक की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान समय में दुनिया मानव इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है और परमाणु बमों की होड़ इसी तरह से बढ़ती रही तो मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। खबर देखते हैं। दुनिया में बड़ी परमाणु हथियारों की होड़। फिर से परमाणु हथियार जमा कर रही दुनिया। चीन तेजी से बढ़ा रहा है परमाणु हथियारों का जखीरा। मानव इतिहास में सबसे खतरनाक मोड़ पर दुनिया। वक्त है दुनिया सचेत हो जाए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसानी अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। ये खतरा कुदरती नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से दुनिया में एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की साजिशों का दौर शुरू हो गया है और इसके लिए दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की रेस लग गई है। रेस इस बात की है कि कौन कितना न्यूक्लियर बम बना सकता है और इसी होड़ में सबसे आगे आने की सनक चीन ने पाल ली है। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले एक साल में 60 परमाणु हथियार बनाए हैं। इस मामले में वो रूस, भारत और पाकिस्तान से कहीं आगे है। इस वक्त दुनिया भर में 12,512 परमाणु हथियार हैं। इन परमाणु हथियारों में 9,576 संभावित इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी अगर अभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ तो करीब 10,000 एटम बम एक साथ फोड़े जा सकते हैं, जिससे ये धरती पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के देशों में बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में अनुमानित 12,512 परमाणु हथियारों तो 86 परमाणु बम इसी साल बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में परमाणु हथियार बढ़ाने के मामले में चीन सबसे आगे है। हालांकि चीन के अलावा रूस, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपने परमाणु भंडार में इजाफा किया है। चीन ने इस साल 60 हथियार बढ़ाए हैं, वहीं रूस ने 12, पाकिस्तान ने 5, नॉर्थ कोरिया ने 5 और भारत ने 4 हथियार बढ़ाए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के 5 स्थायी सुरक्षा सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने पास अपने हथियारों की संख्या में इजाफा किया है, जबकि साल 2021 में इन्होंने बयान दिया था कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता है, न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक रूस और अमेरिका में दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% हथियार है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 4,489 परमाणु हथियार है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर चीन है। अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 410 हथियार हैं। चीन के बाद फ्रांस 290, ब्रिटेन 225 एटम बम के साथ चौथे और 5वें नंबर पर आता है। थिंक टैंक के मुताबिक भारत की स्थिति और भी विकट है। भारत के दोनों पड़ोसी देश खतरनाक तरीके से परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 410 परमाणु हथियार तो पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के दोस्त नॉर्थ कोरिया के पास भी 30 परमाणु हथियार हैं। दरअसल हथियारों को जमा करने का जो ट्रेंड शीत युद्ध के समय था, इस तरह वो फिर से लौट आया है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया में हथियारों को लेकर ज्यादा रुचि नहीं थी। इस वजह से उनके स्टोर करने की मंशा में कमी देखी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब एक बार फिर से दुनिया के देश दो अलग अलग गुटों में इकट्ठा होने लगे हैं। चीन अपने आक्रामक तेवर के साथ दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की साजिश में जुटा है। ऐसे में डर है कि परमाणु हथियारों की होड़ कहीं पूरी मानव सभ्यता को ही तबाह न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी, सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ी हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर। दोनों के अनुभव हम बांटते हैं और समझते हैं जरा ये परमाणु हथियारों की जो होड़ मची है दुनिया के लिए किस बात के संकेत और कितना बड़ा खतरा हो जाते हैं। मंजू जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और ना ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। इस सेंटेंस को जानते हुए, इसकी कीमत को जानते हुए एक बार फिर से जो सिप्री की रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक कर रही है, एक इशारा कर रही है कि हम गंभीर खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना सचेत होते हुए भी हथियारों को बढ़ाने की होड़ मची है। वजह क्या है और क्या खतरे हैं? खतरे तो बहुत हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो वो तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात है जी। नॉट और जो देश यूज करेगा वहाँ भी नुकसान होगा और जहाँ डाला जाएगा वहाँ भी। एंड कोई बॉर्डर्स तो जानते नहीं है न्यूक्लियर वेपन, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक एक चीज है जो बढ़ावा सब हर देश अपने इंडिया भी बढ़ा रहा है, सब बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा कंसर्न्स है, सेफ्टी कंसर्न्स की नेबरहुड में सब बढ़ा रहे हैं, तो हम पीछे नहीं रहना चाहिए। डेटरेंट हमारा वीकन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही में मुझे लगता है कि एक कंसर्टेड एफर्ट फिर करना चाहिए दुनिया को, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जब यूज हुए थे, एटॉमिक बॉम्ब सबसे पहला जो हिरोशिमा में एक्सप्लोड हुआ था, क्या उसका नतीजा था और क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, उसको भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए आगे चल के हमें सब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हैं वो कम करने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है, और रूस भी बढ़ा रहा है, पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, सारे लोग बढ़ा रहे हैं। और इंडिया ने इतने नहीं बढ़ाए, लेकिन इंडिया को भी शायद खतरा तो सबके लिए बना है, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं। ठीक है, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिवाच जी, लोहा लोहे को काटता है, कोई शक नहीं। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड। इसमें कोई शक नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, आपके भी पास परमाणु हथियार है, तो थोड़ा एहतियात बरत के चलिए, ये कहना वाजिब है। लेकिन फिर भी क्या ये कहा जा सकता है कि परमाणु हथियार शांति का प्रतीक है, शांति वाले हथियार हैं? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? हाँ, कोई शक नहीं जी कि इसको हथियार माना जाता है, वेपन ऑफ डेटरेंस। इसका मतलब ये लड़ाई के हथियार नहीं है, डेटरेंस के हथियार। इसके आने से दूसरा देश भी सोचता है, अगर मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करूंगा तो मेरे ऊपर भी पलटवार न्यूक्लियर हथियार होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा। और इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो न्यूक्लियर हथियार डाले गए थे 1945 में 6 और 9 अगस्त, उसके बाद न्यूक्लियर हथियारों की लड़ाई नहीं देखी गई। मगर ये भी सच्चाई है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों की रेस लगी है, उससे चिंता का कारण है। जिस प्रकार से 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जो कि अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन और फ्रांस है। इसके अलावा 4 नॉन न्यूक्लियर जो रिकॉग्नाइज्ड देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। और अब होड़ ऐसे लगी है कि हथियार ज्यादा भी बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो हथियार बनाए हैं उनको जो क्वालिटी बढ़ाई जाए। जो हिरोशिमा नागासाकी में हथियार डाले गए थे, एटम बम, आज जिस प्रकार से हाइड्रोजन बम और दूसरे बम हैं, उनकी कम से कम प्रतिक्रिया या क्वालिटी 1000 से लेके 1 लाख तक ज्यादा है। तो ये चिंता का विषय है। और अब हो क्या रहा है, चीन जैसे देश जो हैं वो इसके ऊपर अभी गौर कर रहे हैं। चीन, ऐसा सुनने में आया, 2030 तक अपने जितने 400 से करीब हथियार हैं उनको डबल कर लेगा। और यही नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा। मगर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, सोचने की बात है
कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी पॉलिसी है फर्स्ट नो यूज। ये चीन की भी है, ये हमें समझ के चलना। इसका मतलब हम न्यूक्लियर हथियार का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी ध्यान देना है, अगर आप नो फर्स्ट यूज हो तो आपकी डेटरेंट होना चाहिए कंसिडरेबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। वो भारत की अब होगी है, भारत के भी ट्रायल का हिस्सा है। इसका मतलब भारत जो न्यूक्लियर हथियार है जो जमीन से, आसमान से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता है। ये 5 ही देश हैं जो कर सकते हैं, बाकी देशों के अंदर ये क्षमता नहीं आई है। लेकिन हमें मेजर जनरल साहब हमें ये भी सोचना होगा, मेजर जनरल साहब हमें ये भी सोचना होगा, फर्स्ट नो यूज तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर नागासाकी हिरोशिमा के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान कर लें तो जो बात अभी मंजू जी ने कही कि मिसाइलों को नहीं पता होता कि सरहद क्या होती है, वो तो जहां गिरेंगे मान लीजिए वहां जखीरा मौजूद हुआ तो एक बड़ा खतरा है, या किसी आतंकी के हाथ में लग गए या किसी ऐसे देश के हाथ में लग गए जो सिर्फ आतंक फैलाना ही जानता है, तो ये सारे खतरे बने रहते हैं। ऐसे में इनकी होड़ लगना तो निश्चित तौर पर, हम तो बारूद के ढेर पर हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बोला रविंद्र। और ऐसे जब जैसा एम्बेसडर साहब ने बोला था कि न्यूक्लियर हथियार जब गिरेगा तो वो शरत को नहीं पहचानता और 4-5 न्यूक्लियर हथियार से पूरे वर्ल्ड का खत्म हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना है तो ये न्यूक्लियर हथियार ही आने वाले समय में करेंगे। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। और एक दूसरी आपने जो बात बोली, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, ये जो छोटे पाँव भर के न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान बोलता है, वो एक कारण है चिंता का पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ये एक छोटे न्यूक्लियर हथियार अगर 10 आदमी के जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पड़ गए तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड के लिए शांति को बरकरार करने के लिए कारण हो सकता है। अगर आप देखें आज की तारीख में रूस ने बेलारूस के अंदर अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय किया है और वो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है स्पेशली यूरोप के लिए कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया गया तो पूरी वर्ल्ड की शांति के लिए खतरा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा भी है, जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है कि छोटे छोटे देश अब चाहते हैं वो भी न्यूक्लियर हथियार हो जाए। सुनने में ये भी आया है अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते जो कि थे जब वो यूएसएसआर का हिस्सा था तो 1/3 न्यूक्लियर हथियार वहां थे। क्या अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो रूस की हिम्मत होती कि यूक्रेन पे हमला कर दे? इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत छोटे छोटे देश लेकिन एक बात हमें न्यूक्लियर हथियार लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन होते तो खतरा भी और बढ़ जाता। ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मंजू जी एक बात हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि हम खतरे के संकेत तो कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ चीन की बात क्यों हो रही है? अगर हम अकेले रशिया और अमेरिका की तरफ ही नजर दौड़ा लें तो उनका जितना बजट है और जिस तरह के हथियार वो तैयार कर रहे हैं और उनके पास जखीरा है, सबसे बड़ा खतरा तो उन्हीं से है। फिर सिर्फ बात चीन तक ही क्यों सीमित हो जाती है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद तो जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के बाद ही तो सारी चीजें बढ़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे पहले दुनिया के दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे, रूस और अमेरिका। तो मुझे लगता है कि इनका, वो कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हालांकि यूक्रेन वॉर में रूस ने काफी इंडिकेट किया, धमकी टाइप दी कि शायद वो यूज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि चीन का जो रिसेंट रवैया रहा है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है इस वजह से भी, और वो चैलेंज कर रहा है जो ऑर्डर है अभी वर्ल्ड का, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जो है, जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर जो है, उसको चैलेंज कर रहा है और अपना थोड़ा ज्यादा असर्टिव और वो पोस्चरिंग जो कर रहा है और नॉट बॉदर्ड कि किस देश में या क्या ग्राउंड रियलिटी है, तो वो अपनी तरफ से अपना सब जगह चैलेंज दे रहा है, सबको अटैक करने में और तंग करने में और थ्रेटन करने में थोड़ा उनका रवैया जो चल पड़ा है। तो इसलिए जब चीन जो बढ़ा रहा है तो उसको देख के हमें या दुनिया को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वरी है, फियर है कि ये शायद गलत और गुस्से में आके ज्यादा कोई इस्तेमाल ऐसी चीज ना करें जिससे सारी दुनिया को खतरा हो। लेकिन फिर बाकी जो शांति दूत बनकर संस्थाएं बैठी हैं उनके क्या मायने रह जाते हैं? जो संधियां हैं उनके क्या मायने रह जाते हैं?
वो तो सब फिर एक बोरे में बंद करके रख देनी चाहिए, फाइलों की तरह दबा कर रख देनी चाहिए। यानी ये सिर्फ एक सफेद हाथी की तरह ही है संस्थाएं जो शांति प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं रह जाता है, वो अब बेकार हो चुकी हैं। बेकार नहीं हुई है, लेकिन उनका जो महत्व है वो तो मेंबर से ही होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है या इफेक्टिवनेस है वो उनके जो मेंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और सारे मेंबर्स ही जब अग्री नहीं करते इन चीजों पे और वो उनको सॉर्ट ऑफ चैलेंज करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाती हैं और इंडिविजुअल कंट्रीज जो है वो अपने मन मर्जी करने पे उतर आते हैं। तो एक बड़ी की बात है रविंद्र जी कि ये बढ़ता चला जा रहा है। मोर एंड मोर आप देखेंगे जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी जो रेलेवेंस है थोड़ी घटती जा रही है। और इंडिया तभी एक कारण इसलिए भी इंडिया इसलिए बोलता है कि सब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि वो थोड़े इंडिपेंडेंट तरीके से और एक दबाव डाल सके मेंबर्स के ऊपर कि वो फॉलो करें जितनी संधियां हैं, जितनी अग्रीमेंट्स हैं और जितने 2 minutes हैं एनी मीटिंग, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेंबर्स के सब अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग व्यूज हैं। बिल्कुल शिवाजी जी यही समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए G7 है, नेटो है, क्वाड है, सिर्फ चीन पे चर्चा, सिर्फ चीनी क्यों? और खतरे के संकेत किस देश को ज्यादा है? क्योंकि भारत तो दोनों तरफ से घिरा बैठा है। एक तरफ एक ऐसा देश है जो आतंक को बढ़ावा देता है, वो तो सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ चीन का वही काम है, दूसरे देशों की जमीन को हड़प लेना। और अभी जो रिपोर्ट आई है ICAN की, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की, $72.6 बिलियन खर्च जो है परमाणु हथियारों पर 2020 में खर्च किया गया, लेकिन 2019 के मुकाबले ये जो है $1.4 बिलियन ज्यादा है। ये भी चिंता बढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो रविंदर, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि चीन और पाकिस्तान जो हमारे नेबर हैं और वही खतरे की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि चीन जो है लगातार अपने हथियारों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो एक चिंता का कारण है कि अगले 5 साल में उसके जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं उससे वो डबल हो जाएंगे। और दूसरा, आज वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक के अंदर आप देखें, साउथ चाइना सी में देखें, या आप देखें भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक वर्ल्ड की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का कारण बन रहा है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान है उसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद वहां बढ़ता जा रहा है और ये खतरा है कि कहीं उसके जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो टेररिस्ट के हाथ में ना, कि वहां पर ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो वीक हो, वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता है भारत के लिए और भारत को इसके लिए बहुत अपने से आपसे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी है फर्स्ट नो यूज की पॉलिसी। तो उसके पास जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत डेटरेंस होनी चाहिए, तभी आप ये विचार कर पाएंगे कि दूसरा देश आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार नहीं डालेगा। और ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान एक इनस्टेबल देश है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भारत ने एक प्रकार से अपने आप को डिस्प्ले किया है कि भारत के पास एक पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार भारत के ऊपर इस्तेमाल किया तो भारत पाकिस्तान का मैप से मिटा देगा उसे, क्योंकि इतना जबरदस्त सेकंड। लेकिन एक बात संक्षेप में आपसे और समझना चाहेंगे, एक बात आपसे 30 सेकंड में हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो समीकरण भी बदल गए। चाइना जो है भारत से जिसका तनाव है वो रशिया का बेहतर दोस्त हो गया है। ये समीकरण भी तो खतरे के संकेत दे रहे हैं भारत के लिए। संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए। बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चीन और रूस मिलकर आए हैं और भारत एक अलग जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन के आया है कि जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करता है, मगर सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो हमको ये देखना है कि कहीं ना कहीं भारत के रिलेशन रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं, पर हम किसी के ठीक है, यानी भारत को हमेशा सचेत रहना होगा। मंजू जी यही हम आपसे भी समझना चाहेंगे, अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक है मंजू जी, यही समझना चाहेंगे, कूटनीतिक चीजों से ही रास्ता निकल आएगा या हमें एक बार फिर से सोचना होगा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम हर धरती जो है, जमीन की जब हम बात करें तो वो हर समस्या से जूझ रही है। पर्यावरण हो, चाहे मौसम गर्म हो रहा हो, हर तरह की चीजों से जूझ रही है। ऐसे में परमाणु खतरा बढ़ रहा है। कोई ऐसे संकेत हैं जिससे एक बार फिर से इन पर रोक लगाई जा सके? संकेत तो बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं सब अपना अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। क्योंकि जैसे जनरल साहब ने भी कहा, एक डेटरेंस, सबको लगता है कि डेटरेंस अगर होगा तभी हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर और जो शिफ्ट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं, उनमें हमें देखना है कि अपना इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड किया जाए। और इससे सबको लगता है, हर कंट्री को लगता है कि हम अपना डेटरेंस बढ़ाएं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। मेरा मानना है कि सिर्फ आप डिप्लोमेटिक तरीके और बातचीत से ही इसका समाधान निकाल सकते हैं, ताकि सब कंट्रीज माने और समझे कि इसका क्या खतरा है, क्या आगे चल के क्या होगा। यानी हर किसी को सोचना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से परमाणु हथियारों की होड़ मची है, एक खतरे के संकेत जरूर मिल रहे हैं, चिंता का विषय जरूर है। लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा से सीख लेते हुए एक बार फिर से चिंतन करना होगा सभी को कि ये एक बड़ा खतरा है और किसी एक देश पर नहीं है, पूरी दुनिया पर है। और अगर ऐसा कुछ घटित हुआ जो, या ऐसी अनहोनी घटित हुई तो सबके लिए खतरा बन जाएगी। तो ऐसे हथियारों के मायने क्या होते हैं? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।